शाल पांडा। जब हम इस जानवर के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद दुनिया का सबसे प्यारा, सबसे क्यूट जानवर, है ना? लेकिन इस प्यारे से चेहरे के पीछे ना एक बहुत ही उलझी हुई कहानी छुपी है। एक ऐसी पहेली जिसने दशकों तक वैज्ञानिकों को परेशान रखा है। आज की तारीख में पूरी दुनिया में जंगलों में सिर्फ 1864 विशाल पांडा बचे हैं। ये नंबर हमें बताता है कि इस प्रजाति का वजूद कितने नाजुक धागे से बंधा हुआ है और हर एक पांडा की जान कितनी कीमती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस जानवर को, जो पूरी दुनिया में इतना मशहूर है, उसे बचाना इतना मुश्किल क्यों हो गया? क्या वजह सिर्फ उनका खाना है, या उनका बर्ताव, या फिर शायद कोई ऐसी चीज थी जिसे हम इतने लंबे समय से अनदेखा कर रहे थे? और यहीं पर आता है पांडा पैराडॉक्स, एक ऐसा जानवर जिससे पूरी दुनिया प्यार करती है, लेकिन फिर भी उसे विलुप्त होने से बचाने के लिए हमें इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। चलिए इस विरोधाभास को और करीब से समझते हैं। देखिए, पांडा की जिंदगी ना आसान नहीं है। कई मुश्किलें हैं, कुछ कुदरती और कुछ हमारी यानी इंसानों की बनाई हुई। उनका खाना 99% सिर्फ बांस है। वो अकेले रहना पसंद करते हैं और उनकी प्रजनन दर भी बहुत कम होती है। और इन सब के ऊपर इंसानी बसावट की वजह से उनके जंगल भी लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। अब इस बात का अंदाजा लगाइए, एक अकेला पांडा हर रोज 12 से 35 किलो बांस खा सकता है। जी हाँ, 35 किलो। इससे पता चलता है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए कितने बड़े और हरे भरे बांस के जंगलों की जरूरत है। तो अब इन सारी मुश्किलों को देखते हुए एक्सपर्ट्स ने दशकों तक एक ही तरीका अपनाया, कैप्टिव ब्रीडिंग, यानी चिड़ियाघरों और कंजर्वेशन सेंटर्स में पांडा के बच्चे पैदा करवाना। मतलब दशकों तक साइंटिस्ट ने पांडा के जोड़े बनाए और उनका आधार सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी, जेनेटिक्स। वो ये देखते थे कि कौन से दो पांडा मिलकर आनुवंशिक रूप से सबसे सेहतमंद बच्चे पैदा कर सकते हैं ताकि इनब्रीडिंग न हो। लेकिन कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, इसमें एक और एंगल है, एक बहुत बड़ा एंगल, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी का। इसे कहते हैं पांडा डिप्लोमेसी। चीन इन प्यारे जानवरों को अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। मतलब पांडा की एक स्वस्थ और बढ़ती आबादी सिर्फ एक कंजर्वेशन की जीत नहीं, बल्कि एक जरूरी डिप्लोमेटिक हथियार भी है। और ये कोई नई बात नहीं है, इसकी शुरुआत तो सदियों पहले हो गई थी। 1972 में चीन ने अमेरिका को 2 पांडा तोहफे में दिए और ये बात पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। बाद में ये तोहफे का सिलसिला लोन प्रोग्राम में बदल गया, जिससे पांडा के बच्चे पैदा करने का दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया। तो सालों तक जब ज्यादा कामयाबी नहीं मिली तो साइंटिस्ट ने कुछ अलग सोचना शुरू किया और यहीं पर एक बहुत ही सिंपल लेकिन क्रांतिकारी सवाल पूछा गया। साल 2015 के एक मशहूर स्टडी ने इस पूरे पुराने तरीके पर ही सवाल उठा दिया। उसमें कहा गया, ये हैरान करने वाली बात है कि कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में जानवरों की अपनी पसंद को इतनी अहमियत ही नहीं दी गई। मतलब क्या हो अगर प्रॉब्लम जेनेटिक्स में नहीं बल्कि कहीं और हो? क्या हो अगर हम पांडा की अपनी मर्जी को ही नज़रअंदाज कर रहे हों? तो ये जानने के लिए रिसर्चर्स ने एक बड़ा ही मज़ेदार टेस्ट किया। उन्होंने एक पांडा को 2 अलग-अलग संभावित साथियों के बीच रखा और बस ये देखा कि वो किसके साथ ज्यादा घुलना मिलना पसंद करता है। और पांडा ना अपनी पसंद नापसंद बहुत साफ साफ दिखाते हैं। वो खास तरह की आवाजें निकालते हैं, अपनी गंध छोड़ते हैं और अलग अलग तरह के इशारे भी करते हैं। रिसर्चर्स ने इन सभी हरकतों को बहुत ध्यान से नोट किया और जब सारा डेटा इकट्ठा करके देखा गया ना, तो जो नतीजे सामने आए वो हैरान करने वाले थे। सच कहूं तो वो गेम चेंजर थे। देखिए, जब एक फीमेल पांडा को उसके पसंदीदा पार्टनर के साथ रखा गया तो सक्सेस रेट था 72%। लेकिन जब उसे ऐसे पार्टनर के साथ रखा गया जिसे वो पसंद नहीं करती थी, तो ये रेट गिरकर सीधा 31% पर आ गया। 2 गुने से भी ज्यादा का फर्क। लेकिन असली कमाल तो तब हुआ जब दोनों पांडा एक दूसरे को पसंद करते थे। जब दोनों की रजामंदी थी तो सफल जोड़ों में से 90% ने एक बच्चे को जन्म दिया। 90%। और जब सिर्फ एक की पसंद थी तब भी ये रेट 50% के ऊपर था। और सबसे शॉकिंग बात, जब दोनों में से कोई भी एक दूसरे को पसंद नहीं करता था तो बच्चे पैदा होने का रेट था 0%। एक भी नहीं।
ये इस बात का पक्का सबूत था कि अरेंज्ड मैरिज वाला ये तरीका काम नहीं कर रहा था। तो इन नतीजों ने ना कंजर्वेशन की पूरी दुनिया को एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक ऐसी सोच जो जानवरों के प्रजनन को देखने का हमारा नजरिया ही बदल रही है। तो मतलब हम अब एक ऐसे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ जेनेटिक्स नहीं बल्कि जेनेटिक्स के साथ साथ जानवरों का व्यवहार भी उतना ही जरूरी है। ये जानवरों को सिर्फ एक डेटा पॉइंट की तरह देखने के बजाय एक इंडिविजुअल की तरह देखने की बात है। जैसा कि उस स्टडी के लेखकों ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम बिहेवियरल कंपैटिबिलिटी यानी व्यवहारिक अनुकूलता को जेनेटिक मैनेजमेंट के बराबर का दर्जा दें। और सोचिए जरा, ये सिर्फ पांडा की बात नहीं है। ये जो खोज है ये दुनिया भर में हर उस लुप्तप्राय प्रजाति के लिए उम्मीद की एक नई किरण है जिसे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। पांडा ने हमें दिखा दिया है कि जब हम उनकी सुनते हैं तो क्या हो सकता है। जरा सोचिए, अगर हम दूसरी प्रजातियों की भी अनकही बातों को सुनना और समझना शुरू कर दें तो हम और क्या क्या हासिल कर सकते हैं।